तो चलिए इस बीच हमारे साथ ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े से खफा हम जरूर है आपसे, क्योंकि आप कई दिनों से हमें समय नहीं दे रहे थे, तो हमारे कई सारे दर्शक वेट भी करते हैं। हम देखते हैं कि वो वेट करते हैं, रीट्वीट करते हैं आपकी सारी चीज़ें। पर देखिए, इतने दिनों बाद आप आए हैं, तो सबसे पहले आपसे मार्केट पे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। FIIs कैश में किसी दिन खरीदते हैं, किसी दिन बेचते हैं, बट इन सबको अगर हम हटा के देखें तो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो अब उभर कर आ रहे हैं सामने? देखिए, बजट के इलेक्शन के दिन हमने क्या देखा था, सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स वाज HUL। उसके अगले दिन ब्रिटानिया चला था, फिर हमने देखा था ITC में चाल आई थी। मगर आप देखेंगे कि 4 जून से मार्केट के अंदर क्या एक्शन हुआ है। 4 जून से मार्केट के अंदर जो एक्शन हुआ है वह है कि HUL का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। अब HUL का रिटर्न नेगेटिव क्यों है? तो ये एक जाहिर सी बात है। ग्राफिक देखें, 4 जून से 7 दिन में HUL 4% नीचे है। 4 जून से HUL में सुबह देख रहा था फ्लैट टू नेगेटिव है। निफ्टी 6% ऊपर गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स 14% ऊपर गया है और HUL फ्लैट है। तो जो डिफेंसिव ट्रेड हमने देखी थी, जो आ रही थी वापस कि भाई यहाँ गड़बड़ होगी, वहाँ गड़बड़ होगी, सरकार का फोकस रूल पे रहेगा, रूल स्टॉक्स भागेंगे, दौड़ेंगे, उछलेंगे, वह ट्रेड खत्म हो चुकी है। सेकंड, स्मॉल कैप इंडेक्स 4 जून से 14% ऊपर है। 14% कोई छोटा मूव नहीं है, बहुत पावरफुल मूव है जी, बहुत पावरफुल मूव है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अव्वल नंबर पर जो स्टॉक उभर कर आया हुआ है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस प्रकार की आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तीसरा, अगर आप देखें PSU इंडेक्स के अंदर जो अव्वल नंबर का स्टॉक उछल कर आया है मझगांव शिपयार्ड। तो मार्केट आपको क्या कह रहा है भाई, 4 जून से पहले जो मार्केट था वही इस समय मूड है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें फिनोस्ट और निफ्टी के अंदर देखना एक्शन आ रहा है। मार्केट के अंदर जो डिफेंसिव ट्रेड थी, डर वाली ट्रेड थी, वो खत्म हो चुकी है। एंड मार्केट कह रहा है कि बैक टू नॉर्मल, इलेक्शन खत्म, बजट की बातें चालू करो। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बस सर, इधर बैंक्स पे भी अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा। ऑल्दो बैंक निफ्टी तो खैर 12 शेयरों का इंडाइसिस है, बट बैंक्स का दायरा बहुत बड़ा है। CLSA की एक रिपोर्ट आई है सर बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, उस पर आपका टेक क्या है सर? देखिए, ऑब्वियस बात ही कह रहा है, DP उसके अंदर नया नहीं है, मगर CLSA एक बड़ा हाउस है, तो उसकी ज़रूर बात करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सस्ते हैं, अच्छे हैं और आउट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 1 महीने में, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं देख रहा था, SBI और HDFC बैंक को कंपेयर करें लास्ट 1 महीने से, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं सुबह देख रहा था जब ET Now में था, तो 1 महीने के अंदर SBI वर्सेस HDFC बैंक, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो HDFC बैंक के अंदर सटल आउट परफॉर्मेंस दिखने को मिल रही है। डायरेक्टर साहब फायर करें प्लीज। सटल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और जब आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये देखिए, SBI 1 महीने में 1%, 3% ऊपर है, HDFC बैंक 10% ऊपर है। तो सटल आउट परफॉर्मेंस अब आपको देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो 1 महीने के अंदर आपको छोटी आउट परफॉर्मेंस दिखेगी, 3 महीने के अंदर आपको और बड़ी दिखेगी, और 1 साल के अंदर आपको लगेगा कि एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस आ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PSU बैंक्स गिरने वाले, मैं कह रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस आने लग जाएगी। तो आई थिंक CLSA उसी बात को इंडोर्स कर रहा है। उस बात से मैं तो पूरा सहमत हूँ। बिल्कुल, तो प्राइवेट बैंकों पर नजर रखिए, जैसा कि CLSA का भी कहना है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, लीड एंड फेयर, जो कि हम आप दर्शकों को बता दें कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। उसमें GMR एयरपोर्ट को लेकर जो कमेंट्स आए हैं, उस पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? देखिए, क्रिसवुड की एक खास बात है कि बड़ी ट्रेंड्स और बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। 2005 में रियल एस्टेट स्टॉक्स का हिंदुस्तान में अस्तित्व ही नहीं था। ये क्या 2 कंपनी होती थी उस समय। इन्होंने बोला था कि भाई रियल एस्टेट स्टॉक्स में, उस समय इन्होंने बोला था कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में निवेश करो। फिर इन्होंने इंडिया में हमेशा अपना जो ओवरवेट स्टैंड रखा है, काफ़ी मजबूत रखा है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि इसी ऑफिस में जब क्रिसवुड साहब आई थिंक 2023 में आए थे, 2023 में जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जोमेटो इस समय 2022 में आए थे। 2022 में जब आए थे तो उनका मानना था कि जोमेटो को अब एक स्ट्रॉन्ग बाय है, जब जोमेटो 55-60 रुपये के आसपास का था। तो ये बड़े ट्रेंड्स बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, लॉन्ग टर्म बात करते हैं। तो GMR में एयरपोर्ट में इनका मानना है कि भाई इंडियंस विल यूज़ मोर एविएशन एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। GMR एयरपोर्ट एक मोनोपोली बिजनेस है। आप दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे तो एक प्रकार का एक टोल गेट है, जहाँ पर आपको उनको फीस देनी पड़ती है। आप वहाँ पे खाएंगे, पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, उससे उनकी दुकानें चलती हैं। और जब ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है बड़ा हो चुका है, एयर इंडिया उसको अपना बेस बना रखा है, वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, वहाँ पर 3 या 4 शायद लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं। तो जो बेस बड़ा बन रहा है, एयरपोर्ट के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो GMR जैसा जो बिजनेस है वह आने वाले समय में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो GMR एयरपोर्ट 1 साल में 112% की तेजी आई, इस ट्रेंड को पकड़ा जेफरीज की रिपोर्ट ने, तो इस पर आप नजर रखिए। निकुंज सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा और जो खबरों वाले शेयर्स हैं उन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और एक और स्टॉक जो कि आज खबर में है वो है वोडा आइडिया। वोडाफोन आइडिया कल 2% नीचे था, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और खबरें भी हैं स्टॉक में। खबर ये है कि कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर कुछ रकम जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है, 2458 करोड़, ये खबर आई है। लेकिन इस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ी अंडरवेट की राय है, और लक्ष्य भी अब 7 रुपए का दिया है। ये रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। कुछ देर पहले जिन्हें बता रहे थे वोडा आइडिया पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि वो अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य अभी भी 7 रुपए का वो यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया कैसा लग रहा है आपको? काफी सारे मिक्स्ड व्यूज यहाँ पर रिपोर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें और जो खबरें आ रही हैं कंपनी को लेकर वो तो अच्छी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का जो व्यू है वो काफी मिला जुला देखने को मिल रहा है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है वोडाफोन आइडिया को लेकर? किस तरह की चाल आगे दिख सकती है?
पूजा मुझे लग रहा है कि देखो ये जो प्रेफरेंशियल कंपनी ने अनाउंस किया है 2468 या 2470 करोड़ का, ये इतना भी बड़ा नहीं है क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़े कि ये पैसा कहाँ पे यूज होगा तो उन्होंने कहा है कि कर्जा कम करने के लिए। अभी वोडाफोन इज सिटिंग ऑन अ डेट ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ और ये अमाउंट जो वो रेस करेंगे बहुत ही मामूली है। तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट का भी व्यू बन रहा है कि इतने छोटे अमाउंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव दिखा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट लेवल की बात करें तो एवरेज 5-6 हजार का घाटा हर क्वार्टर में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी है कि इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इन द नियर टर्म ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ये प्रेफरेंशियल से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी रीरेटिंग शॉर्ट टर्म में आएगी। मार्केट इंतजार कर रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट अगर ये दिखाए तो मेरे ख्याल से मार्केट को कंफर्ट और कन्विक्शन ज्यादा आएगा। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े फंड या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन इसको खरीदारी करेंगे। जो एफपीओ हुआ था उसके बाद एक छलांग जरूर लगी, बट उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, बट जिनके पास है वो होल्ड पे। होपफुली उनको लगता है कि 2-3 क्वार्टर के बाद अगर प्रॉफिट आता है